एजीएम में हमने रिक्वायरमेंट और पर्पस देख लिया। उससे पहले हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग कंप्लीट की। स्टैट्यूटरी मीटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी देखी। अभी तक 2 मीटिंग्स कवर कर रहे थे। स्टैट्यूटरी कवर कर ली कंप्लीट और एजीएम हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। एजीएम को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि एजीएम सारी कंपनीज ने करनी होती है सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी के। एजीएम कॉल कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एजीएम क्यों एजीएम कहलाती है? क्योंकि ये हर साल होती है और इसमें 4 काम हैं जो होने होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड होती हैं, ऑडिटर ने ऑडिट की होती हैं, वो मेंबर्स ने अब अप्रूव करनी होती हैं। अप्रूव से मुराद उसको देखना होता है, डिस्कस करना होता है सारी चीज़ें। कुछ उन्हें चीज़ें जो है वो ख़राब तो नहीं लगती, कोई मज़ीद ऑडिटर से भी डिस्कशन करने वाली है तो वो करते हैं। डायरेक्टर से चीज़ें पूछी जाती हैं कि उन्होंने ये जो मामलात हैं, ये इस तरह की ये फिगर्स, ये एसेट्स इतने हैं तो पहले इतने नहीं थे, तो इस तरह की वेरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन प्रिपेयर की जाती है। डायरेक्टर्स का इलेक्शन खास तौर पे एजीएम में हो रहा होता है। फाइनल डिविडेंड की अप्रूवल, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, देन ये सारा काम एजीएम में होता है। इसके अलावा स्पेशल बिजनेस के अलावा जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं वो आप एजीएम में करेंगे। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल बिजनेस भी वहाँ डिस्कस करना चाहते हैं एजीएम में, तो उसका आपको पहले ऑब्वियसली नोटिस देना है, वही 21 दिन पहले, और वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगी उस चीज़ पे। तो उसके लिए फिर एक सेपरेट आप कह लें कि चीज़ें हैं जो हम अकाउंट्स में भी इसके बारे में देख लेंगे और आगे जाके मीटिंग्स के थोड़ा फर्दर भी हम देखते हैं कि स्पेशल बिजनेस क्या होता है और ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है। एजीएम में हमने देखा कि एजीएम आपने कब करनी होती है। फर्स्ट एजीएम विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंट आपने वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, और डेज आपने देखने हैं कि आपका जिस रेलिवेंट पीरियड की आप एजीएम करने वाले हैं, जिन अकाउंट्स की आप डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस ईयर एंड की, उस ईयर एंड या उसको कह लें कि जी फाइनेंशियल ईयर, उसके एंड से आपने 120 डेज कैलकुलेट करने हैं। वो आपकी टाइम लिमिट होगी, उसके अंदर अंदर रह के आपने सब्सिक्वेंटली जो भी जितनी भी एजीएम्स आएंगी वो करनी है। इसमें कैलेंडर ईयर की बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ समटाइम्स इस तरह होगा कि आपने एजीएम कब की और एजीएम जो पिछली एजीएम की और फाइनेंशियल ईयर एंड जब आपने कैलकुलेट किया तो वो कुछ इस तरह आया कि एक एजीएम आपकी 2011 में हुई, 2012 में कोई एजीएम नहीं हुई और जाके 2013 में एजीएम हुई। इस पर हमने सवाल भी देखा था। तो ये यहाँ पे फिर ये वंस इन कैलेंडर ईयर आएगा, फिर आपको 2013 में नहीं 2012 में कम से कम करनी है, यानी कि 2011, 12, 13, 14 हर कैलेंडर ईयर में आपकी एजीएम होगी। और अगर आपकी एजीएम कैलेंडर ईयर के बाहर जा रही है, डेज ऊपर जा रहे हैं, 2013 में सपोज 2012 में कोई एजीएम नहीं है, तो 2012 का जो कैलेंडर ईयर है उसकी लास्ट डेट मानी जाएगी कि वही एक डेडलाइन है आपकी एजीएम के लिए। आगे से हमने देखना था कि टाइमिंग का है कि क्या आपके जो टाइम दिया, टाइम लिमिट, उसी के अंदर अंदर ही आपने एजीएम करनी है, कोई टाइम की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। तो उसमें कहा जी कि जो एक्सटेंशन है, हाँ जी बिल मिल सकती है, 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है मैक्सिमम। लिस्टेड कंपनी के केस में आपको एससीसीपी से अप्रूवल चाहिए, यानी कि कमीशन, और रजिस्ट्रार बाकी कंपनी के केस में आपको रजिस्ट्रार से अप्रूवल चाहिए होगी। तो आपको मैक्सिमम 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। तो आप अगर एजीएम जो है विद इन जो भी टाइम लिमिट एक डिसाइड हुई, जैसे कि हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें हमारी टाइम लिमिट निकलती थी 31 दिसंबर 2012। तो अगर आप मैक्सिमम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो मतलब 31 दिसंबर पे आप नहीं कर पा रहे, तो आप कमीशन को बताएं, अगर आप लिस्टेड कंपनी है जाकर उनसे अप्रूवल ले लें और वो आपको 30 दिन की एक्सटेंशन दे देंगे। और जो बाकी कंपनीज हैं उन्हें एससीसीपी की पास जाने की जरूरत नहीं है, छोटे जो रेगुलेटर है हमारा रजिस्ट्रार, उससे वो अप्रूवल ले लें, सिंपल।
अच्छा जी, इसके बाद आप देखिए हम नोट्स पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी टाइमिंग के बाद प्लेस। एजीएम आपने कहाँ पे करनी है। यहाँ पे भी अगेन लिस्टेड कंपनी है तो वो आपको सेपरेट गाइडलाइन बताता है, और आप अदर कंपनी है लिस्टेड कंपनी के अलावा तो वो आपको अलग गाइडलाइन बताता है। उसने कहा जी कि अगर तो आप लिस्टेड कंपनी है हम पढ़ रहे हैं प्लेस, एजीएम करनी कहाँ पे है। उसने कहा जी अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो अच्छा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि रेगुलेशंस आप पे थोड़ी ज़्यादा लगती हैं तो लॉ भी आपके लिए लिस्टेड कंपनी के लिए ज़्यादा कंसर्न है कि उसकी एजीएम जो हो वो ज़रा जो जगह मैं बताऊँ वहाँ पे हो। द रीज़न इज़ कि जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है तो उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग अब कंसर्न होते हैं। उसने जनरल पब्लिक को भी ऑफर की होती है, तो बहुत ज़्यादा न्यू मेंबर्स हो सकता है कि हर रोज़ नए नए मेंबर्स चेंज हो रहे हों, तो नए नए मेंबर्स आपके आ रहे हों। तो उसने कहा कि आप जो है अपनी एक ही जगह डिसाइड करें, और वो होगी उस टाउन में लिस्टेड कंपनी की जो एजीएम है वो होगी उस टाउन में। टाउन ही आप कह लें कि जी सिटी जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ओके, या फिर उसने कहा कि अगर आप टाउन में नहीं कर सकते तो जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे जो नियरेस्ट सिटी है, बहुत करीब का जो आप कह लें जी शहर है, वहां पे आपने करनी है। फिर यहाँ पे सवाल आया कि अब देखिए ठीक है ये लिस्टेड कंपनी है तो मेंबर्स तो बहुत ज्यादा होंगे। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे मेंबर्स भी हों जो उस पाकिस्तान में अवेलेबल ना हो या उस सिटी में अवेलेबल ना हो, किसी वजह से आ ना सके। तो कोई थोड़े से मेंबर्स तो हैं नहीं कि जी सारे आके मीटिंग अटेंड कर लेंगे। तो फिर लॉ जो है एक चीज और देता है उनको, एक ऑप्शन और प्रोवाइड करता है कि अगर वो मेंबर्स जो उस सिटी में नहीं रहते जहाँ पे एजीएम हो रही है, ठीक है, उस सिटी में जहाँ पे एजीएम हो रही है वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, या वो वहां पे उस सिटी में रहते नहीं है, या सो व्हाट एवर रीजन, और उन मेंबर्स की परसेंटेज शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 10% है। तो वो ऐसा करें, चूंकि वो 10% मेंबर हैं, 10% शेयर होल्डिंग है उनकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का शेयर कैपिटल 1 मिलियन है और 10 रुपए का एक शेयर है तो 1 लाख शेयर्स हैं, और अगर मैं इसका 10% करूं तो वो 10,000 बनता है। तो 10,000 शेयर्स कुल मिला के इन 3-4 मेंबर्स के पास है। ये जो 3-4 मेंबर्स हैं ये मिलके रिक्वेस्ट करें कंपनी को, जब इन्हें मीटिंग का नोटिस आएगा कि यहाँ पे जी मीटिंग हो रही है तो आप जरा हाजिरी दे दें। 21 दिन पहले मीटिंग से नोटिस दिया गया होगा, तो वो कहते हैं कि जी जब नोटिस आया होगा आपको, आप देख लें आप उस सिटी में अवेलेबल हो सकते हैं कि नहीं, तो फिर आप देख लें कि मीटिंग से कम 7 डेज पहले कंपनी को कह दें, कंपनी को बता दें कि हम मीटिंग जो है वो इस तरह अटेंड करेंगे, तो आप हमें काइंडली, हम मीटिंग अटेंड तो नहीं कर सकेंगे इस तरह, तो आप हमें काइंडली लिंक प्रोवाइड कर दें, वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दें मीटिंग का, ताकि हम ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएं और उस मीटिंग को अटेंड कर सकें। इस तरह ये होगा कि कंपनी को भी आइडिया आ जाएगा कि हमारे इतने मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पे भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वो वहाँ से भी
वो वोटिंग जो है अपनी वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये तो था जी सिटी या आप कह लेंगे जी प्लेस का। तो प्लेस के केस में लिस्टेड कंपनी का सिर्फ लॉ ने बताया है, अदर का कंपनी ने लॉ ने नहीं बताया। बाकी जो कंपनीज हैं वो देख लें, अपने रजिस्टर ऑफिस पे करना चाहती हैं या किसी और ऑफिस पे अपनी मीटिंग करना चाहती हैं कर लें। लॉ ने लिस्टेड कंपनी का बताया कि जो लिस्टेड कंपनी की एजीएम होगी वो उस टाउन में होगी जहां पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है, या फिर अगर आप उस टाउन में नहीं कर सकते जहां पे रजिस्टर ऑफिस है तो कम से कम उस नियरेस्ट सिटी में कर लें जो रजिस्टर ऑफिस के बहुत करीब है। ओके। फिर कहा कि जी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो स्टिल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो उस सिटी में नहीं रहते या बहुत दूर रहते हैं। तो ऐसा करें कि वो मेंबर्स देखें कि उनकी परसेंटेज शेयर होल्डिंग 10% हो जाती है। तो अगर उनकी परसेंटेज होल्डिंग कम से कम 10% हो जाती है तो वो कंपनी को कम से कम मीटिंग से 7 दिन पहले रिक्वेस्ट करें डायरेक्टर्स, कंपनी से मुराद डायरेक्टर्स को, कि हमें वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें ताकि हम मीटिंग को अटेंड कर लें। तो ये सिंपल होगा। इसके बाद आ जाएं हम जरा नोट्स पे देखते हैं। अगर हम नोट्स पे आए तो हमने प्लेस देख लिया, टाउन ऑफ रजिस्टर ऑफिस या नियरेस्ट सिटी। इसके बाद उन्होंने बताया कि जी प्लेस अदर के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन लॉ फॉर प्लेस। ठीक है जी। ये 21 दिन का नोटिस आपके यहाँ पे आएगा। नोटिस पीरियड के केस में भी 21 दिन का नोटिस आएगा और यहाँ पे भी 21 दिन का नोटिस आएगा। ओके, अब हम आते हैं नोटिस पीरियड पे। हमने टाइमिंग, पर्पस, प्लेस देख ली, अब आ जाए नोटिस पीरियड। उसमें भी अगेन लिस्टेड कंपनी ने कब नोटिस देना है मीटिंग का, और लिस्टेड कंपनी के अलावा जो कंपनीज हैं उन्होंने मीटिंग का नोटिस किस तरह से मेंबर को पहुंचाना है। तो उसमें कहा जी कि जो तो है लिस्टेड कंपनी, और यहाँ पे कह लें जी अदर। लिस्टेड कंपनी ने कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना है मीटिंग का। ये हम जहां भी देखेंगे मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले ही जा रहा होगा हर मीटिंग का। तो आगे जब हम जनरल प्रोविजन एज टू कंपनी मीटिंग्स देखेंगे तो वहां पे भी नोटिस के बारे में हम चीजें देख लेंगे। अभी देख लीजिए, हम स्पेसिफिकली एजीएम पढ़ रहे हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग देखी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी 21 दिन पहले जाएगी। एजीएम में मीटिंग का नोटिस अगेन 21 दिन पहले जा रहा है। अब लिस्टेड कंपनी के बारे में खास ऐसी क्या बात उसने जो बाइफिकेशन की है वो ये कि लिस्टेड कंपनी का जो आपने 21 दिन पहले नोटिस देना है कि आप मीटिंग करने जा रहे हैं वो तो देना ही देना है, लेकिन फर्दर आपने उर्दू एंड आया है, इंग्लिश जो डेली न्यूज़पेपर है वहां पे भी ये नोटिस आपने पब्लिश करना है। और ये जो न्यूज़पेपर है, ये दोनों न्यूज़पेपर आपने ये इंश्योर करना है कि इन न्यूज़पेपर की कंट्री वाइड या नेशन वाइड सर्कुलेशन होनी चाहिए। ऐसा अखबार होना चाहिए जो पूरे पाकिस्तान में बिकता हो, पूरे पाकिस्तान में जिसकी सर्कुलेशन होती हो। और इसके साथ साथ लिस्टेड कंपनी ने कमीशन को भी इसका नोटिस भिजवाना है। तो नोटिस के बारे में लिस्टेड कंपनी के लिए उन्होंने कहा कि 21 दिन पहले नोटिस देना है, लेकिन एक और चीज एडिशनल क्या होगी कि उर्दू और इंग्लिश डेली जो न्यूज़पेपर है जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन है उसमें भी ये नोटिस आपने पब्लिश करना है। प्लस आपने अपनी कंपनी की मीटिंग जो एजीएम होने जा रही है उसका नोटिस आपने कमीशन को भी देना है। अदर के केस में उसने कुछ नहीं बताया, अदर के केस में 21 दिन का ही नोटिस दिया जाएगा। ये मैंने बात इसलिए कंक्लूजन निकाली क्योंकि जब हम जनरल प्रोविजन देखेंगे तो वहां पे उसने जो नोटिस के बारे में बात की, ये कहा कि 21 दिन पहले नोटिस जाएगा हर मीटिंग का। तो हमने कहा कि जी नोटिस जो है 21 दिन पहले जाएगा। बाकी लॉ ने नहीं स्पेसिफाई किया बाकी कंपनीज के लिए कि उन्होंने
इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है कि नहीं करना। अब अगर यहाँ पे मैं लॉजिक समझने की कोशिश करूँ कि लिस्टेड कंपनी ने ऐसा क्यों करना है। आपको याद हो जब हम प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ रहे थे तो प्रोस्पेक्टस में जब पब्लिकेशन की बात आई तो उसने कहा कि चूंकि अब आप पब्लिक को ऑफर करने जा रहे हैं, आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने जा रहे हैं, पब्लिक को जा रहे हैं, पब्लिक के पास आपके शेयर्स पहुंच रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं इस पर्पस के लिए, तो ये प्रोस्पेक्टस आपने इंग्लिश और डेली उर्दू न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन सेम चीज थी, वहां पे भी आपने इसको प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना है टिल द क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब ये लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी में आप देखेंगे कि वो अब जितनी भी चीजें करेगी वो चीजें पब्लिश करेगी न्यूज़पेपर में। कुछ इस तरह के नोटिस देने हैं क्योंकि अब उसके मेंबर्स सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं है। अब उसके मेंबर्स हो सकता है कि किसी भी सिटी से वो ऑनलाइन उन्होंने शायद शेयर्स परचेज किए हों, तो आजकल पेपरलेस इन्वायरमेंट है तो मेंबर्स इसी तरह चेंज होते रहते हैं, वो जाके स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इस वजह से जैसे कंपनी न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करेगी ताकि मेंबर्स अगर किसी वजह से नोटिस नहीं उन्हें मिला, किसी वजह से वहां पे एड्रेस तक उनके नोटिस नहीं पहुंचा, तो कम से कम वो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां से उन्हें इस बात का आइडिया हो जाए। और वैसे भी अब इसमें जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होगी। जनरल पब्लिक से मुराद कि कंट्री का कोई भी फर्द, कोई भी पर्सन वो शेयर्स खरीद सकता है, खुली ऑफर है उन्हें। इस वजह से आप अपने नोटिस वगैरह भी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हैं। ओके जी, हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग पढ़ ली। एजीएम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, पर्पस, टाइमिंग, प्लेस, नोटिस पीरियड, 5 चीजें देखी। स्टैट्यूटरी मीटिंग से रिलेटेड अगेन उसका इंट्रोडक्शन देखा कि मीटिंग होती क्या है, स्टैट्यूटरी मीटिंग किस कंपनी ने करनी होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग कब करनी होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का क्या काम होता है, उसके क्या मैटर्स होते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट जो देनी होती है वो किन मामलात पे देनी होती है, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को सर्टिफाई कौन करेगा, और फाइल जब करनी है रजिस्ट्रार को तो वो कब करनी है। ये हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग में देख लिया। एजीएम में हमने आज इसे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आइए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि कंपनी मीटिंग की जनरल मीटिंग की एक थर्ड टाइप है। हमने कहा कि जनरल मीटिंग 3 तरह की होगी। सबसे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग, फिर एजीएम, ये दोनों तो लॉ ने कही। अब एक और मीटिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जैसे कि नाम से नजर आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब ये कोई ऐसी मीटिंग है जो रूटीन वाइज तो नहीं होती, और ना ही ये लॉ ने कहा कि ये आपने करनी है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे आऊं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, तो लॉ ने कहा एवरी मीटिंग other than statutory meeting and AGM, इन 2 मीटिंग्स के अलावा बाकी जितनी भी कंपनी मीटिंग्स करती है वो क्या कहलाती है, EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब अगर आपको याद हो, हमने जितना पढ़ लिया है हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसे कौन कौन से हमने मौके पढ़े हैं कि जब कंपनी मीटिंग तो कर रही होती थी लेकिन वो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होती थी, ना ही एजीएम होती थी। क्योंकि आपको पता है स्टैट्यूटरी मीटिंग हमने जब पढ़ी है वो एक खास वक्त पे होती है, उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का, और ये कंपनी के बिल्कुल इनकॉर्पोरेशन और बिल्कुल शुरू में हो जाती है। एजीएम भी आपको पता है कि वो 4 मैटर्स डिस्कस करने होते हैं, और एजीएम का टाइम भी आपने देख लिया। पहली एजीएम विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सब्सिक्वेंट आपने देखा कि क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड से आपने 120 डेज कैलकुलेट किया हो तो एजीएम हो गई। अगर मैं याद करूं तो हमने ऐसे काफी वाकयात या कह लें कि काफी ऐसे मामला देखे हैं जब कंपनी को मीटिंग बुलानी पड़ती थी लेकिन वो स्टैट्यूटरी और एजीएम नहीं होती थी, और ना ही वो डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, वो मेंबर्स की ही मीटिंग थी, जिसकी वजह से वो क्या कहलाई, EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह रहे थे क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि अगर एक मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं है, एजीएम नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही है। कंपनी की कोई भी आम मीटिंग हो रही है
तो वो सिवाय एजीएम और स्टैट्यूटरी के तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ही है। तो हमने जो काफ़ी सिनेरियो जो देखे थे वो ये देखे थे कि जब कंपनी ने नेम चेंज करना था तो कहा गया जी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। अगर मैं स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन पे आऊँ तो उसमें एक कंडीशन है कि आपने जनरल मीटिंग करके ये रेजोल्यूशन पास करनी है। और जनरल मीटिंग को अगर मैं कहूँ तो ये होती है मेंबर्स की मीटिंग। अब मेंबर्स की मीटिंग एक स्टैट्यूटरी होती है, एजीएम होती है और एजीएम होती है। एजीएम और स्टैट्यूटरी तो ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है एजीएम में तो वो स्पेसिफिक 4 मैटर्स होते हैं और स्टैट्यूटरी मीटिंग भी शुरू में होती है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे के बाद बिगिनिंग फेज पे, और उसमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस करनी होती है। इसका मतलब ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आप जनरल मीटिंग बुलाएंगे, मेंबर्स की मीटिंग करेंगे, ये क्या कहला रही थी? ये ईओजीएम थी बेसिकली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक सिनेरियो ये नेम चेंज करना, कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करना, फिर कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए फिर से मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और वो कौन सी होगी? ईओजीएम। कहा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, फिर मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वो होगी ईओजीएम। एक आज ही हमने जो शेयर कैपिटल की ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज बेसिकली मेमोरेंडम के अंदर वो चेंज करनी है, लिमिट बढ़ानी है, हम नए शेयर्स इशू करना चाहते हैं। कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाने का मकसद मेंबर्स की अप्रूवल लीजिए, मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, अगेन ईओजीएम करनी है। ईओजीएम क्या है? एक मेंबर्स की मीटिंग है। ये सारी जितनी भी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं कि मेंबर्स की मीटिंग है, डायरेक्टर्स की मीटिंग हम डिस्कस नहीं कर रहे। फिर कहा ओके ये सारी चीजें, एक और मामला आ गया कि शेयर के ऊपर जो वोटिंग राइट्स है वो चेंज करने हैं, का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। फिर इसका मतलब ईओजीएम बुलाएं। इसका मतलब ईओजीएम की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि स्पेसिफिक आपने साल में 10 ईओजीएम बुलानी है या 5 ईओजीएम बुलानी है या 2 ईओजीएम बुलानी है, मीटिंग करनी है, इसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है। जब भी कोई ऐसा मैटर निकलता है, आप कहते हैं कि जी ये तो मेंबर्स के साथ डिस्कस होना चाहिए, लॉ ने कहा है ये मेंबर से अप्रूवल चाहिए इसकी, आपको ईओजीएम बुलानी पड़ेगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि अच्छा अभी हमने नेम चेंज करना है और साल का बिल्कुल एंड चल रहा है और हमने देखा कि एजीएम की भी डेट आने वाली है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग भी कंपनी ने करनी है, उस साल में ड्यू चल रही है। अभी कंपनी कहती है कि हम अलग से ईओजीएम क्यों बुलाएं, एजीएम में मेंबर्स को सबको बुलाते हैं, हमने ये जो भी मैटर डिस्कस करना है इसका पूरा एजेंडा, पूरी जो भी डिटेल है वो मेंबर्स को नोटिस के साथ पहले ही भिजवा देते हैं। तो आप ठीक है एजीएम में भी ये मैटर डिस्कस कर सकते हैं, ये रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको इस चीज का पहले प्रायर कंप्लीट नोटिस और जितनी भी डिटेल है इससे रिलेटेड, इस मैटर से रिलेटेड जिस पे आप रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, वो अपने मेंबर्स तक पहुंचानी होगी। वरना एजीएम में ये 4 मैटर्स तो आपने इन एनी केस डिस्कस करने ही करने हैं। इन 4 के अलावा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर फर्दर आपको कुछ कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी होगी। अगर आप एजीएम में नहीं करना चाहते तो आप ठीक है आप अलग से मीटिंग बुला लें, वो अगेन एजीएम नहीं होगी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, मेंबर्स की मीटिंग होगी। ओके, हमने देखा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन कॉल करेगा? डायरेक्टर्स। कॉल करने का मुराद ये है कि डायरेक्टर जब ये समझेंगे कि जरूरत महसूस करेंगे कि जी नोटिस देना है, किस तरह से देना है, डायरेक्टर ये इस चीज की सारी जो भी डिटेल है, अरेंजमेंट है मीटिंग से रिलेटेड, वो सारी डायरेक्टर्स करेंगे, डायरेक्टर्स कॉल कर रहे होंगे। एजीएम की जब बात आई तो एजीएम जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे, उन्होंने देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई हैं, ऑडिट हो गया है, ओके अब कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो डिस्कस करने वाली रह गई है, ताकि हम एक ही बार मेंबर्स के सामने ये चीज़ रखेंगे, तो वो खुद एजीएम की डेट डिसाइड करते हैं, लेकिन अगेन लॉ की जो लिमिट बताई है उसके अंदर रह के। लेकिन डेट डिसाइड कौन करता है? डायरेक्टर्स।
एजीएम कॉल कौन करता है? डायरेक्टर्स। इसका मतलब कल को अगर एजीएम डायरेक्टर्स नहीं बुलाते तो डायरेक्टर्स को पेनल्टी लगेगी एजीएम ना बुलाने पे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर्स की। ये क्लियरली आपकी बुक में भी लिखा है, लॉ में लिखा है कि एजीएम कौन कॉल करता है? डायरेक्टर्स। इससे मुराद ये है कि डायरेक्टर्स कॉल करते हैं तो कल को जो पेनल्टी की बात आती है, नॉन कंप्लायंस की बात आती है, तो डायरेक्टर्स लायबल होंगे इस चीज के लिए, नॉन कंप्लायंस के लिए। मेंबर्स भी हो सकते हैं अगर वो डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट का पार्ट हैं। ओके, तो अब यहाँ पे भी फिर क्वेश्चन है कि एजीएम डायरेक्टर्स बुलाते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए भी कॉल कौन करता है? डायरेक्टर्स। तो क्या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, मेंबर्स की मीटिंग है, जिसमें रूटीन के मैटर्स डिस्कस नहीं हो रहे हैं, कुछ डिफरेंट चीजें डिस्कस हो रही हैं जिसपे मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए खास, तो वो भी सिर्फ क्या डायरेक्टर्स ही बुला सकते हैं? मेंबर्स के पास कोई हक नहीं है इस चीज का। मेंबर्स किस चीज के ऑनर है? नाम की बस ऑनर है, वो नहीं बुला सकते मीटिंग। लॉ ने कहा नहीं जी, बिल्कुल बुला सकते हैं, दोनों लोग बुला सकते हैं, डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं, मेंबर्स भी बुला सकते हैं। अब एक बंदा है, एक मेंबर है जिसके पास सिर्फ 1% शेयर होल्डिंग है कंपनी की, लेकिन लॉ कहते हैं कि अब ऐसा रुक जाइए, अब मैं हर बंदे को तो इतनी पावर नहीं दे सकता कि वो जी हर बंदे को कॉल करे जी मैं मीटिंग बुलाने लगा। अब ढेरों मेंबर्स बैठे हुए हैं, सबके पास एक एक शेयर हो, फॉर एग्जाम्पल 1%, 0.3% शेयर होल्डिंग हो, तो वो भी मीटिंग बुलाने लग जाए, इसमें तो वो बाकी मेंबर्स को तंग करता फिरेगा। ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को इजाजत दूंगा जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग होगी, कम से कम 10% कह लेंगे जी। शेयर होल्डिंग से मुराद वोटिंग पावर भी होगी साथ, वो शेयर जिनके ऊपर वोटिंग पावर्स हैं। तो जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग होगी कल कुल मिला के जो शेयर कैपिटल का, तो वो मेंबर्स भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। फिर सवाल आया कि जी अगर वो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है ही नहीं, कंपनी लिमिटेड बाय ये तो शेयर्स थी, तो पता चल गया जी शेयर कैपिटल का हमने 10% देखा कि 10% शेयर्स इतने मेंबर्स के पास बनते हैं, तो जी वो मीटिंग अगर बुलाना चाहते हैं तो बुला लें किसी मैटर पे। अगर वो चाहते हैं कि कोई मैटर डिस्कस होना चाहिए, कंपनी का बहुत अहम है, तो बाकी मेंबर्स को भी बुला के डिस्कस कर लें। लेकिन ऐसी कंपनीज जो कि जिनका शेयर कैपिटल है ही नहीं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी लॉ ने कहा कि अच्छा देखें, फिर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं आपकी कंपनी के। कहा जी 10। आपने कहा कि इस 10 का जरा कर लें 10%, 100 मेंबर्स कर लें फॉर एग्जांपल, 100 का 10% करें, तो ये बनते हैं 10 मेंबर। तो कहा जी इसमें फिर देख लीजिए आपके टोटल मेंबर्स का 10% लेके देखें कि अगर उतने मेंबर्स मीटिंग बुलाना चाहते हैं, जनरल मीटिंग जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, तो बुला ले। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आपको वैसे कंपनी चलाने वाले तो डायरेक्टर्स हैं, जबकि आपने खुद ही अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, कुछ बंदों को अपॉइंट किया कि आप हमारे बिहाफ पे डिसीजन लें, मीटिंग करें, मामलात को तय करें, इन्वेस्टमेंट करें, शेयर्स इशू करें, डिबेंचर्स इशू करें, कंपनी के लिए लोन लें दें, इस तरह की चीजों की आपने पावर खुद ही डायरेक्टर्स को दी। अब आप खुद अपनी अगर पावर कुछ मेंबर्स लेना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं, कंडीशंस हैं जिन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या हैं? उसने कहा वो कंडीशंस ये हैं कि आप अब ये 10% जो मेंबर्स हैं, जो समझ रहे हैं कि अब आप फुल कंपनी के बड़े के ओनर बन गए हैं, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्टर्स की पावर अभी भी वैसी है, डायरेक्टर कंपनी चला रहे हैं, सालों से कंपनी चला रहे हैं वो। आप तो अब आगे आपके पास हो सकता है पहले 2-3% शेयर होल्डिंग बन रही हो, तो अब आगे 10% शेयर होल्डिंग बन गई है, तो अब आप कह रहे हैं कि जी हमने मीटिंग बुलानी है। आप लिखिए बकायदा एक रिक्विजिशन। रिक्विजिशन एक तरह की एप्लीकेशन होती है, इट्स अ टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन। जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज में कोई भी डिसीजन बड़ी आसानी से नहीं हो जाता। वहां पे सपोज उन्होंने कहा जी, उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए होते हैं पूरे कंपनी के, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एक पूरा डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के फिर लोग होते हैं,
कि जो ये काम परचेज से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, एक डिपार्टमेंट सेल का, एक परचेज का, इस तरह से। तो वहाँ पे होता है कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसकी पहले रिक्विजिशन बनती है। आप ये चीज़ बताते हैं कि आपको क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है। आपने फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी एक डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, एक सॉरी कह लें कि जी आईटी डिपार्टमेंट है, वो कहता है जी हमें एक कंप्यूटर मज़ीद ज़रूरत है एक कंप्यूटर की, या एडमिन डिपार्टमेंट कहता है। तो वो एक रिक्विजिशन बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि जी एक बंदा नया आया है, ये 2-3 नए बंदे हैं, न्यू स्टाफ आया है, ये न्यू मैनेजमेंट आई है, जिसके लिए हमें ये एसेट न्यू चाहिए, पिछला सिस्टम शायद खराब हो गया है। इस तरह की आप बातें रिक्विजिशन में लिखते हैं, जिसके बाद वो रिक्विजिशन होती है अप्रूव। उसको जो अप्रूव करने वाले लोग होते हैं, रेलिवेंट जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड है, वो उसको अप्रूव करता है और वो कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है, अब हम आपको एसेट ही खरीद के दे देते हैं। मतलब एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, तब जाके वो रिक्विजिशन आपकी एक परचेज डिपार्टमेंट में जाती है। वो डिपार्टमेंट फिर स्पेसिफिकली उस बंदा जो है वो परचेज करता है, उस आईटी डिपार्टमेंट के लिए वो एक कंप्यूटर खरीदा जा रहा होता है और पीछे एक बड़ा लंबा एक कह लें कि जी प्रोसेस चल रहा होता है। अब ये भी एक कंपनी है, मीटिंग बुलानी है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना है, ये कोई आम बात नहीं है। 10% शेयर होल्डिंग के मेंबर्स इकट्ठे होकर कहा जी मीटिंग बुलानी है किसी मामले पे। देखो अब लोगों को बुलाना, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे होंगे, मेंबर्स को जहमत देनी, तकलीफ देनी कि आगे जी मीटिंग अटेंड करें। अब वहाँ पे कोई काम की बात हो भी ना तो फिर वो गुस्सा करें कि जी मीटिंग के लिए भी बुला लिया और कोई काम की बात भी नहीं हुई। तो कहा जी अब ये जब मेंबर्स ने मीटिंग बुलानी है तो वो बाकायदा एक पूरी रिक्विजिशन लिखें, रिक्विजिशन बनाएं और पूरी उसमें डिटेल लिखें कि जी आप ये मीटिंग क्यों बुलाना चाह रहे हैं। रिक्विजिशन से मुराद ही क्या है? रिटन रिक्विजिशन। जब आपसे कहा जाती है एप्लीकेशन लिखिए तो जाहिर सी बात है वो रिटन में ही होगी, जुबानी कलामी तो एप्लीकेशन आपसे नहीं कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन बताइए। एप्लीकेशन लिखने के लिए ही होती है, लिखी हुई चीज वही एप्लीकेशन होती है। तो रिक्विजिशन एक रिक्वेस्ट से निकला है, तो आपकी मेंबर्स की रिटन रिक्वेस्ट कि जी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाए, इसको कह दिया रिटन रिक्विजिशन। ये वो रिक्विजिशन बनाएंगे। ओके, रिक्विजिशन में फिर वो बना के उसमें सारे जितने भी कह लें कि जी ऑब्जेक्ट है, बेसिक जो पर्पस है उस मीटिंग को बुलाने का, वो सारा एक्सप्लेन करेंगे उस रिक्विजिशन में। उस रिक्विजिशन को बनाने के बाद उनसे कहा जाए कि इसको साइन भी कीजिए। क्या ये साइन करना जरूरी नहीं होता? अगर वो साइन ना भी करे चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपसे कहा जाता है कि जी एप्लीकेशन लिखे हैं, आपने सेक्शन अपना चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, जब आपने साइन ही नहीं किया तो हम कैसे मान लें कि ये रिक्वेस्ट आपकी तरफ से है? तो आप अपना नाम लिखते हैं, बाकायदा अपना साइन करते हैं कि जी ये मैंने रिक्वेस्ट की है। तो ये जो रिटन रिक्वेजिशन बनी उसमें आपने सारे पर्पस, मेंबर्स ने बताया, ऑब्जेक्ट बताया कि मीटिंग बुलाने का, तो साथ ही उसको साइन भी करेंगे, साइंड बाय रिक्वेजिशनिस्ट। रिक्वेजिशनिस्ट जो रिक्वेजिशन बनाने वाले हैं, जो मीटिंग को कॉल करने वाले हैं, जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं। अब ये रिक्वेजिशन किसको देंगे? मेंबर्स। जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर्स को देंगे रिटन रिक्वेजिशन और कहेंगे जी ये ले हमने रिक्वेजिशन लिख दी है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे मीटिंग बुलाइए, हमारे बिहाफ पे सारे मेंबर्स को कॉल कर दें, ये मीटिंग हमने बुलाई है, स्पेसिफिक मैटर है। वो डायरेक्टर्स देखेंगे अच्छा कोई खास मसला डिस्कस होना है, स्पेसिफिक मैटर है जो अच्छा डिस्कस होना चाहिए। अब डायरेक्टर्स के पास दो ऑप्शन है। डायरेक्टर्स कहने की दो तरह की डिसाइड कर सकते हैं, वो या तो आपके कहने पे मीटिंग कॉल कर दें या मीटिंग कॉल ना करें। मीटिंग कॉल कर दें तो बहुत अच्छा है। आपने कहा जी मीटिंग बुला लें, डायरेक्टर्स ने कहा ओके, आपने कहा और हमने मान लिया, मीटिंग बुला देंगे, आपके बिहाफ पे सबको, सब मेंबर्स को कॉल शोल करेंगे, ये वो, आपका पर्पस अचीव हो जाएगा। मसला कहाँ पे आएगा? जब डायरेक्टर्स देखेंगे ये छोटी सी चीज डिस्कस करने के लिए आप मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं। डायरेक्टर्स को वो बात ठीक नहीं लग रही कि हम तो नहीं करना चाह रहे, या किसी भी और वजह से डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुलाते।
तो लॉ कहता है आप डायरेक्टर्स को कहें कि मीटिंग बुलाए, अगर वो नहीं बुला रहे तो आप जरा देखें 21 दिन का इंतजार कर लें। आपने जिस दिन रिक्वेजिशन दी डेट ऑफ रिक्वेजिशन से बाद 21 दिन का इंतजार करें। अगर वो 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग नहीं बुलाते, विद इन 21 डेज, तो आप खुद मीटिंग बुला लें। कॉल मीटिंग बाय योरसेल्फ। तो मेंबर्स क्या करें, मीटिंग खुद बुला लें। फिर कहा जी कि अब ये जो मीटिंग मेंबर्स ने बुलाई है, अब ये इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं होगी कि ये मीटिंग चूंकि अब मेंबर्स ने बुलाई है तो ये इस तरह को किसी मतलब लोग दूसरे मेंबर्स इसको सीरियस ही ना लें या डायरेक्टर्स उसको अटेंड ना करें, किसी तरह से भी वो एक तरह से नॉन सीरियस एटीट्यूड शो करें कि जी इन्होंने फिर भी बुला ली है, हम तो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। वो कहता है, लॉ कहते हैं कि अगर एक बार मीटिंग बुला ली गई है, मेंबर्स ने खुद मीटिंग बुला ली है 21 दिन के अंदर अंदर, उन्होंने देखा जी 21 दिन तक आपने मीटिंग नहीं बुलाई तो मेंबर्स ने खुद बुला ली है, तो आपने भी उसको वैसे ही अटेंड करना है और बाकी मेंबर्स भी उसको वैसे ही अटेंड करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी ही इफेक्टिव होगी, इफेक्टिव एज कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स। तो जैसे डायरेक्टर्स ने अगर ये मीटिंग बुलाई होती तो जितनी ये इफेक्टिव होती उतनी ही अब भी ये इफेक्टिव होगी। कोई डिसीजन होगा तो उसकी भी वर्थ, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी होगी जैसे कि उस मीटिंग में होती जो कि डायरेक्टर्स ने बुलाई होती। लेकिन अब यहाँ पे लॉ कहता है ओके, इफेक्टिव भी मैंने सब देख लिया, ओके आपने मीटिंग 21 दिन का आपने इंतजार किया और मीटिंग मैंने कहा आप बुला लें 21 दिन के बाद अगर वो मीटिंग नहीं बुलाते डायरेक्टर्स। लेकिन आप ये देखिए, आपने जब वेट किया उसके बाद हमने आपको ऑप्शन दे दी, मेंबर्स को कह रहे हैं, लॉ कहता है कि हमने आपको ऑप्शन दे दी कि अब आप मीटिंग बुला लें 21 दिन के बाद, जब डायरेक्टर्स नहीं बुला रहे आप खुद बुला लें। जब हमने आपको खुद कह दिया तो अब आप बुला लें। लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि जिस दिन आपने रिक्वेजिशन फाइल की थी, डायरेक्टर्स को रिक्वेजिशन दी थी, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को आपने रिक्वेजिशन दी बना के 2020 को, ये डेट ऑफ रिक्वेजिशन थी कि मीटिंग बुला लें, उन्होंने नहीं बुलाई, आपने 21 दिन का इंतजार किया, यानी कि 21 अप्रैल आ गई, 22 अप्रैल आ गई, इन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई। आपने कहा जी हम मीटिंग बुला लेते हैं। आप मीटिंग के लिए फिर मेंबर्स को कहते हैं जी हम मीटिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद आप कहते हैं कि जी हम मीटिंग बुलाते हैं और उन्हें 21 दिन पहले अगेन ऑब्वियसली नोटिस देते हैं। मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले जा रहा होता है। ये थोड़ी सी ट्रिकी है। 1 अप्रैल 2020 को ये डेट है रिक्वेजिशन की। आपने ये रिक्वेजिशन दी, डायरेक्टर्स को कहा जी मीटिंग बुला लें, डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई, आपने 21 डेज का इंतजार किया, उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई, आपने कहा हम खुद बुला लेते हैं। 1 अप्रैल से अगर आप देखें 21 दिन, आपके तकरीबन 22 अप्रैल या 21 अप्रैल लगा लें, मेंबर्स कहते हैं कि हम खुद मीटिंग बुला लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी मीटिंग करने से पहले आपको उस मीटिंग का मेंबर्स को जो नोटिस देना होता है वो 21 दिन पहले फर्दर देना होता है। इन्होंने अगर कोई मीटिंग करनी है, ये कहते हैं कि अप्रैल जाके 31 मई पे हम करेंगे मीटिंग और इसका 21 दिन पहले नोटिस दे दिया। इसके 21 दिन पहले कब बनेंगे, ये तकरीबन आप कह लें कि जी 10 या फिर 9 मई को आपने नोटिस दे दिया, 31 मई को आप वो मीटिंग कर लेंगे। अब आपने ये मीटिंग, रिक्वेजिशन किस दिन बनी, 1 अप्रैल को, मीटिंग कब की, 2 महीने बाद, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद,
और अगर मैं इसको डेज में कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएंगे तकरीबन ऑलमोस्ट 60 डेज। ओके, एग्जैक्ट नहीं कह रही, 60 डेज। तो लॉ कहता है कि अगर आप मीटिंग बुला रहे हैं तो आप देखिए, आप कोशिश करें कि जो भी डेट ऑफ रिक्विजिशन है, चाहे तो डायरेक्टर्स ने कह दिया हम बुला देते हैं मीटिंग, या अगर वो नहीं बुलाते, आपने 21 दिन का इंतजार किया, आप मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो भी डेट ऑफ रिक्विजिशन है उससे 90 दिन के अंदर अंदर आप वो मीटिंग कर लें। अगर आपने वो मीटिंग उसके अंदर अंदर ना कंडक्ट नहीं की तो आपकी रिक्विजिशन एक्सपायर हो जाएगी। इसमें एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि डेट ऑफ रिक्विजिशन थी 1 अप्रैल 2020, वो 21 दिन का भी इंतजार कर रहे थे कि 15 अप्रैल 2020 को डायरेक्टर्स ने कहा कि हम मीटिंग बुला देते हैं। ओके, उन्होंने एग्री कर दिया। 15 दिन मजीद गुजर गए, डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं बुलाई। मेंबर्स ने कहा जी बुला लें, उन्होंने कहा अच्छा जी हम बुलाते हैं। मई भी गुजर गया, मेंबर्स ने कहा कि जी, अब मेंबर्स को चाहिए था कि वो खुद मीटिंग बुला लेते, डायरेक्टर्स ने वो नहीं बुलाई मीटिंग, लेकिन मेंबर्स इंतजार करते रहे जी डायरेक्टर्स मीटिंग बुला लें, डायरेक्टर्स ने अगेन नहीं बुलाई। तो कह लें कि जी अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, जून आ गया, तो वो कहते हैं कि हम जून में नोटिस देते हैं और जुलाई में हम जाके वो मीटिंग कर लेते हैं, 15 जुलाई को। तो लॉ कहता है कि चाहे तो वो डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाएं, चाहे वो मेंबर्स बुलाएं, लेकिन वो मीटिंग अगर तो रिक्विजिशन ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स पे वो आप कंडक्ट करने जा रहे थे, तो वो रिक्विजिशन की डेट से 90 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, विद इन 90 डेज। इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो रिक्विजिशन है वो एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा जी, मीटिंग सपोज मीटिंग एक्सपायर नहीं होती, ये तो एक केस था कि अगर आप विद इन 90 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन मीटिंग नहीं करते, चाहे डायरेक्टर्स या चाहे मेंबर्स, तो आपकी रिक्विजिशन एक्सपायर हो जाएगी। इसका मतलब आपको अगर मीटिंग अभी भी करनी है तो आपको दोबारा रिक्विजिशन बनानी पड़ेगी, अप्रूव करवानी पड़ेगी, और इस तरह से आगे वो कहते हैं कि सपोज मेंबर्स वो मीटिंग बुला लेते हैं, जिसे कहते हैं रिक्विजिशनिस्ट, वो मीटिंग्स बुला लेते हैं। तो अब जब वो मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग कॉल करने के लिए कुछ उनके एक्सपेंसेस आएंगे, तो लॉ कहता है कि ठीक है, आप मीटिंग तो वाकई उनके लिए बुला रहे हैं, तो जो एक्सपेंसेस आपके खर्च हो गए हैं वो आपको कंपनी रीपे करेगी। अब कंपनी कहाँ से देगी? कंपनी देगी मतलब जाहिर सी बात है, जब एक चीज लॉ ने कहा कि ये कंपनी देगी, तो कंपनी के देने से मुराद फाइनेंशियली वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ पे दिखेगी? देखिए, जब भी आपको पता है कि बिजनेस एसेट खरीदा तो वो एसेट में आ रहा होता है, कैश आउटफ्लो हो रहा होता है, कोई लोन दिया तो वो लोन लायबिलिटी में, लोन वापस किया तो वो कैश फ्लो में आ रहा होता है, उधर से आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कंपनी उन एक्सपेंसेस को रीपे करेगी, तो वो कंपनी के एक्सपेंसेस में आएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि जी ये चूंकि डायरेक्टर्स से कहा था कि वो मीटिंग बुलाएं, अगर वो डायरेक्टर्स मीटिंग बुला लेते तो वो एक कंपनी का एक्सपेंस हो जाता, लेकिन डायरेक्टर्स ने ये मीटिंग नहीं बुलाई, तो अब ये जो एक्सपेंसेस होंगे ये कंपनी रीपे करेगी आफ्टर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि जो डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन मिलनी थी, अब उसमें से ये एक्सपेंसेस डिडक्ट होके उन डायरेक्टर्स को बाद में पैसे मिलेंगे। तो इसलिए ये एक तरह से पेनल्टी लगा लें, कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स पे, अगर मेंबर्स कोई मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो डायरेक्टर्स उनकी बात सुने, उनको बाकायदा, अगर मीटिंग किसी बेफजूल सी है, कोई मैटर भी डिस्कस नहीं होना, तो फिर मेंबर्स को समझाएं उस चीज पे, लेकिन या तो मीटिंग बुलाएं, खुद से मीटिंग बुलाएं, मना ना करें, या फिर बिल्कुल खामोश ना हो जाएं। अगर आप मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो मेंबर्स बुलाएंगे, और फिर जो एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी उन्हें रीट पे तो कर देगी, लेकिन बाद में फिर आपकी रेम्यूनरेशन में से वो एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे, कंपनी का एक्सपेंस नहीं होगा वो। ओके,
इसके बाद कहते हैं कि जी आपने अगेन जो नोटिस देना है मीटिंग का वो कब भिजवाना है। एक जनरल बात हमने देखी कि वो आपने मीटिंग का जो नोटिस है एटलीस्ट 21 डेज बिफोर मीटिंग मेंबर्स को भिजवा देना है। जिस तरह के उसने ये नहीं कहा कि फर्दर किस तरह, उसने कहा कि जी जैसे एजीएम का नोटिस आपने भिजवाया था। उसने जब एजीएम की बात कर दी, इसका मतलब आपने फिर एजीएम का नोटिस देखना है कि एजीएम का नोटिस किस तरह गया था। एजीएम के नोटिस में हमने दो चीजें देखी थी, एक लिस्टेड और एक अदर। लिस्टेड के केस में भी 21 दिन था, अदर के केस में भी 21 दिन था, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में एक एडिशनल चीज थी कि उन्होंने ये नोटिस जो भी उर्दू न्यूज़पेपर है एंड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन है पाकिस्तान में कह लें, उसमें आपने ये नोटिस पब्लिश करना है। ओके, ये हमारा हो गया जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हमारा खत्म हो गया। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में पढ़ा क्या। हम अपने नोट से अभी से रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो मीटिंग होती है जो कि स्टैट्यूटरी मीटिंग और एजीएम के अलावा होती है। जो भी वो ऐसी मीटिंग है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाती है। डायरेक्टर्स को ये मीटिंग बुलानी चाहिए। डायरेक्टर्स नीड टू कॉल दिस मीटिंग। डायरेक्टर्स ये मीटिंग बुलाते हैं उन मैटर्स के लिए जिसपे उन्हें मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए। अब कहा जी कि ये मीटिंग कॉल कौन करता है, डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं और मेंबर्स भी कर सकते हैं। डायरेक्टर्स अपनी मर्जी के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे होते हैं, उन्हें पता है कि कौन सा मामला मेंबर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस पे लॉ स्पेसिफिकली कहता है, तो वो मीटिंग बुला लेते हैं। मेंबर्स भी बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें रिटन रिक्वेजिशन लिखनी पड़ेगी और वो रिक्वेजिशन उन्होंने साइन भी करनी है। कौन से मेंबर्स बुला सकते हैं? वो मेंबर्स, अगर तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो देखिए कि टोटल शेयर कैपिटल से मुराद टोटल वोटिंग पावर का 10% जिसके पास भी है वो मेंबर्स रिक्वेजिशनिस्ट कहलाएंगे। वो रिक्वेजिशन बनाए और मीटिंग बुला लें। मोर देन 10% ऑफ ऑल मेंबर्स कहलाएगा उसमें अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है। तो ये मेंबर्स मीटिंग बुलाएं, रिक्वेजिशन लिखें, साइन करें और डायरेक्टर्स को दे दें। डायरेक्टर्स अगर स्टिल वो मीटिंग नहीं बुलाते, 21 दिन हो गए रिक्वेजिशन को, तो रिक्वेजिशनिस्ट खुद से ये मीटिंग बुला ले। लेकिन लॉ ने कहा कि आपने ये मीटिंग कम से कम जब भी रिक्वेजिशन फाइल की उसके 90 डेज के अंदर अंदर आपने ये मीटिंग बुला लेनी है। और आगे बताया कि कोई भी एक्सपेंसेस अगर इनकर हुए मीटिंग पे तो वो कंपनी आपको रीपे करेगी। और कंपनी भी कहाँ से रीपे करेगी? कंपनी ये डिडक्ट करेगी अमाउंट जो भी रेम्यूनरेशन पे होनी थी डायरेक्टर्स को, वहां से डिडक्ट करेगी। आगे हमने नोटिस का देखा कि ईजीएम में नोटिस 21 दिन पहले जाएगा, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के केस में जी एक शॉर्टर नोटिस है उस पर भी जा सकता है। और एजीएम में हमने देखा कि नोटिस जाएगा किस तरह से, जैसे एजीएम का नोटिस जाता है वैसे ही इसका नोटिस जाएगा। अच्छा जी, ये बात हमारी मिस हो गई थी, हमने नोट से देख ली। अनलिस्टेड कंपनी के केस में शॉर्टर पीरियड पे भी नोटिस जा सकता है। अब इसको हम बुक से देख लेते हैं। हमने एजीएम कर ली, एजीएम की एग्जांपल भी देखी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का पर्पस, और ये यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में लिखा है तो आपके लिए अब वो आसानी हो जाएगी। नोट से जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये चीजें आपके लिए याद करना आसान हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कॉलिंग ऑफ मीटिंग्स बाय कमीशन, डिक्लेयरिंग मीटिंग एज इनवैलिड, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, और नेक्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट हो जाएगा, जनरल प्रोविजंस एज टू कंपनी मीटिंग्स। तो ये भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।